So, welcome back to our channel. This is Rishi Yadav, and you are watching Viroj Guide to Sarkari. In today's video, we are going to cover the topic which is what, where, how, and when from the chapter first of class 6th NCERT. So, like we have already discussed in the previous videos, that we will going to start the NCERT from chapter 1 or from class 6, like from the basics to the advanced, so that we are able to answer all the questions which are going to appear in our exam of SSC CGL. As we know that SSC CGL exam is now as tough as UPSC because they are asking the questions on the basis of a certain reason and statements. आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 का है, और इस चैप्टर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इन चारों का मतलब समझते होंगे। व्हाट मतलब होता है क्या, वेयर मतलब होता है कहाँ, हाउ मतलब होता है कैसे, और व्हेन मतलब होता है कब। ठीक है, इन चार क्वेश्चंस का हमको आंसर मिलता है जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। यहाँ पे कुछ की टर्म्स आप देख पा रहे होंगे, और ये जो की टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे से समझ पाएंगे। जल्दी से इनके बारे में पढ़ लेते हैं, हम इनको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। तो जब आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे तो आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हार्ड वर्ड्स में नहीं लिखे हुए हैं। लाइक हिस्ट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स स्पेशली ह्यूमन अफेयर्स। जब हम पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो चीज़ें बीत गई उनके बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम ह्यूमन अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा है कि आर्कियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन कल्चर। जब हम पुराने ह्यूमन कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उन मटेरियल से जो कि हमको मिले हुए हैं खोज में, खुदाई में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं उस स्टडी को। और खुदाई में जैसे हमको टूल्स मिलते हैं, पॉटरी मिलती है और बिल्डिंग्स मिलती हैं। काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं ये, अगर मैं आपको समझाने चला गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, बट आपको ये चीज़ें आती होंगी। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स बेसिकली वही जो आइटम हमको अभी खुदाई में मिले हैं, उन्हीं को हम लोग आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। जैसे टूल्स हो गए, पॉटरी हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, बिल्डिंग हो गई। ऑर्नामेंट्स मतलब होते हैं आपके जो पहनने वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग पहनते हैं ज्वेलरी, है ना, उस टाइप की चीज़ें। और मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में समझ लीजिए। देखो, मनु मतलब होता है हैंड, तो जब हाथों की लिखावट वाली चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पांडुलिपि। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। तो ये बात आपको बस इतना याद करना है। मनु मतलब होता है हैंड, तो जो भी हैंड रिटन टेक्स्ट जो कि पाम लीव्स पे लिखे जाते थे। पाम लीव्स पे क्यों लिखे जाते थे? क्योंकि उस टाइम पे पेजेस नहीं चलते थे, तो पाम लीव्स पे लिखेंगे, ब्रिज बार्क पे लिखेंगे, और जितने भी मटेरियल्स जहां पे भी लोग लिख पाएंगे हाथों से, उसको जहां पे वो लिखे जाते हैं हैंड रिटन टेक्स्ट, उसको क्या बोलते हैं? मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। और ये हमको क्या बताती है? जो मनुस्क्रिप्ट्स हमें हेल्प करती है, ये बताती हैं कि पुराने टाइम पे क्या होता होगा, क्योंकि इनमें तो वही चीजें लिखी हैं जो उस टाइम पे होती होंगी। तो हमको क्या मिलता है? हमको पुराने टाइम की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। ओके, आगे हम लोग बात कर रहे हैं इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होते हैं? राइटिंग क्रेव्ड ऑन स्टोन, मेटल, वुड दैट रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स और रॉयल कमांड्स। तो देखो, आपने पत्थरों को देखा होगा, उनमें चीजों को चुनवा देते हैं, मतलब कुछ लिखवा दिया टक 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 कट 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 करके। तो जब हम लोग ये चीजें करते हैं तो उन्हीं को हम लोग इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है, पत्थरों में आपको देखने को मिलेगा, गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा। आप अगर देखेंगे तो मेटल्स पे भी हमको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और कई टाइम लकड़ियों पर भी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एग्जीबिशन की बात मतलब करें तो एग्जीबिशन मतलब होता है खुदाई। ज्यादा डीप में मत पढ़िए, अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप चीजों को समझ पाएंगे। मॉन्यूमेंट्स मतलब भी आप समझ जाएंगे। सोर्स मतलब होता है कि आपको कहाँ से इस चीज के बारे में नॉलेज हुई, आपका सोर्स क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, इसको हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको भूल गए और अगर ये पेपर में अकर हो गया तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमारे लिए। वी शुड नॉट मिस दिस थिंग। ओके, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स बेसिकली मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। जब हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। सर, हम कॉइन्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे? हम कॉइन्स के बारे में इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम पता कर पाएं कि उस टाइम पे जब ये कॉइन्स चलते थे तो राजा कैसे थे, ट्रेड कैसा हुआ करता था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, रुपीज की वैल्यू क्या होती थी, इनसे ट्रेड क्या होता था, और बहुत सारी चीजें हम लोग जान पाएंगे। तो क्या सर ये सारी चीजें जान लेते हैं? हाँ, वो जान लेते हैं जब हम स्टडी ऑफ कॉइन्स करते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स को जब हम पढ़ते हैं, मतलब जब कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, ज्यादा डीप में आपको जानने की नीड नहीं है। आपको जो डीप में जानना है वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन देखो क्या होता है। एक होता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि जो पहले हुआ, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद हुआ। जब हम चीजों को लाइन से लगा दें कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ है, अब ये हुआ है, अब ये हुआ है, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। जब हम चीजों को लाइन से लगा देते हैं उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो जब हमने सारी चीजों को, सारे इवेंट्स को जो कि हिस्ट्री में हुए हैं, लाइन से लगा दिया तो उसको हमने टाइमलाइन बोल दिया। बुद्धिज्म पहले आया कि जैनिज्म पहले आया, या फिर मॉडर्न्स पहले आए, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले आई, तो जब हम सारी चीजों को लाइन से लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, और उसी की तो हम लोग बात कर रहे हैं।
एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर मतलब बेसिकली क्या होता है? खेती होती है ना, यही तो होता है। एग्रीकल्चर मतलब आप ये समझ लीजिए कृषि, और वो हमको कहाँ देखने को मिलती है? इंडिया में। इंडिया में आज से 8000 साल पहले देखने को मिलती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आज से 8000 साल पहले को देखने को मिलती है, तो लगभग ये कितना बीसी होगा टाइम? जरा क्लियर करके बता दीजिए। ओके, और अगर बात करें तो फर्स्ट सिटीज जो हमको देखने को मिलती हैं, फर्स्ट सिटीज हमको द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट जो हमको देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास देखने को मिलते हैं, जो कि आज से 4700 ईयर्स पहले देखने को मिलते थे। और अगर आप इसको बीसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता होगा कितना बीसी आने वाला है, तो जरा कन्वर्ट करके बता दीजिए। उसके बाद गंगा वैली और मगध के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटिग्राफी, चलो स्ट्रेटिग्राफी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डीप में जान लेते हैं। द स्टडी ऑफ सॉइल लेयर, जब हम सॉइल की लेयर्स को पढ़ते हैं और आर्टिफैक्ट्स को पढ़ते हैं विथ इन दैम टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, ताकि हम जान पाए कि कौन चीज पहले हुई थी और उसके बाद क्या चीज हुई थी। मतलब जब हम मिट्टी की मदद से जानते हैं कि कौन सी चीज पहले आई, बाद में क्या आया, और हिस्ट्री को जब हम समझते हैं सॉइल की मदद से, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं। और इस चीज को हम लोग जब अपने पुराना वीडियो स्टोरेज पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस किए थे, मोस्ट प्रोबेबली मुझे याद है। ये नहीं तो शायद कोई और टर्म होगा, बट मुझे लगता है शायद इसी को डिस्कस किए थे। अब थोड़ा आप अपनी सीट की बेल्ट, या सॉरी कुर्सी की बेल्टें बांध दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट क्रिएट हो। तो समझ लेते हैं एनो डोमिनी बीसी सीई बीसी। तो देखो आप लोग काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आप हमारे चैनल पे आए हो, और हमारे चैनल पर अगर आप कंफ्यूज होके जाएंगे तो फिर जीवन का क्या फ़ायदा है ना। तो चलो कंफ्यूज नहीं होते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0, वैसे 0 जैसा कुछ था नहीं, चलो यहाँ पे 1 BC लिख दिया। ओके, अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो 1 BC मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे जीसस का जन्म होता है, जीसस का जन्म 1 BC में हुआ। ऐसा मान लो कोई भी एक समय हुआ और आपने बोल दिया कि उस समय 4 बजे हुए थे, तो जीसस मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का कभी भी जन्म हुआ और आपने बोल दिया उस टाइम को लोग 1 BC मान लेते हैं, और उन्होंने कहा ठीक है मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये 1 BC है तो इसके बाद 2 BC आएगी। नहीं 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 नहीं, इसके बाद 2 BC नहीं आएगी, इसके बाद आएगी AD। 180, 280, 380, 480, 580 ऐसे आती चलेगी। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले, क्राइस्ट के पहले, क्राइस्ट के 1 साल पहले, क्राइस्ट के 2 साल पहले, क्राइस्ट के 3 साल पहले, इसको एडी कर लीजिएगा। ठीक है, जो क्राइस्ट का जन्म हुआ वो उसको 1 AD कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 AD। तो इसके बाद का समय जब, अब देखो AD मतलब होता है एनो डोमिनी, BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब क्राइस्ट के जन्म से अगर हम 2 साल पहले की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 2 BC, क्राइस्ट के जन्म से 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। फिर हम लिख रहे हैं 2700 BC, जब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिली तो उन्होंने बोला कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2700 साल पहले। अब हमने बोला AD मतलब होता है जीसस के जन्म के बाद का समय। ठीक है, तो अब हमने बोला 2000 AD, जैसे लाइक हमने बोला 2000 AD मतलब सन 2000, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीसस के जन्म के 2000 साल बाद। तो सर क्या इसके हिसाब से जीसस का जन्म 2025 साल पहले हुआ था? एग्जैक्टली। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सर भैया हमको ये तो क्लियर हो गया, बट हमको ये समझ में नहीं आ रहा है BCCE क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये भी बता देते हैं। लाइक आप मान लीजिए कि आप क्रिश्चियन नहीं हैं, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आप हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, तो लोग जो क्रिश्चियन है वो तो मानेंगे कि पहले जीसस आए तो वो BC को कंसीडर करेंगे और आगे आने वाले समय को AD मतलब एनो डोमिनी को कंसीडर करेंगे। बट आप नहीं मानते हैं, तो आप इसको बोलेंगे कॉमन एरा और आप इसको बोलेंगे BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। सर इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा बेसिकली ये हुआ कि आप लोग इन चीजों को माने, मतलब ये जो था वो रिलीजियस टर्म थे BC और AD, बट CE और BC रिलीजियस टर्म्स नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। ओके, बाकी इंडिया का नेम, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। कुछ चीजें मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको ना भूलें, क्योंकि बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सुलेमान हिल्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? पाकिस्तान पे के आसपास, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास एकदम। ठीक है, सेम चीज किरतार हिल्स के साथ है। किरतार हिल्स मतलब इतना नहीं कि अफगानिस्तान के पास, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान का एरिया देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए। सेम आपको विंध्य रेंजेस देखनी है, यहाँ पे देखने को मिलती है। नर्मदा रिवर को भी देख लीजिएगा, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नर्मदा रिवर, ये देखिए ये। और सेम चीज आपको यहाँ पे देखना है गारो हिल्स को। भैया इनका फायदा क्या है? इनका जो फायदा है वो भी अभी आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली 6 लोकेशंस की बात की गई है, तो उन्हीं 6 लोकेशंस के बारे में हम लोग इजीली पढ़ेंगे। तो अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, हम लोग को बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए हैं। वेयर डिड पीपल लिव? अर्ली सेटलमेंट्स एंड ऑक्यूपेशंस। लोग पहले कहाँ रहा करते थे और उन्होंने सबसे पहले सेटलमेंट्स मतलब कहाँ पे जाके बसे, और ऑक्यूपेशंस मतलब उनके सबसे पहले काम क्या थे, तो वही हमको डिस्कस करना है। तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लोग, हमको लोगों की देखा कि लोग कहाँ बसना स्टार्ट हुए, तो सबसे पहले जो लोग बसना स्टार्ट हुए वो हुए नर्मदा नदी के किनारे।
नर्मदा जो रिवर है उसके किनारे सबसे पहले हमको फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह देखने को मिले। लाइक ऑक्यूपेशन उनका क्या था, अर्लीस्ट ह्यूमन लिव्ड हियर, जो सबसे पहले ह्यूमंस थे वो यहीं रहा करते थे। वो स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब वो खाने को झपटा करते थे, छीना करते थे या फिर शिकार करके ले जाया करते थे। मतलब शिकार किया, सामान रखा, मतलब अपना शिकार रखा और कुछ दिन उसको खाया। वो अभी फूड उगाना नहीं जानते थे, वो बस किस पे डिपेंडेंट थे, हंटिंग और गैदरिंग पे। हंटिंग मतलब शिकार किया, गैदर मतलब इकट्ठा कर लिया, वो सारी चीजें हैं। ओके, करते क्या थे, कलेक्ट करते थे फ्रूट्स को, नट्स को, रूट्स को, बेरीज को अपने खाने के लिए, ताकि वो चीजों को चलाते रहें। और हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को यूजिंग स्टोन टूल, क्योंकि उस टाइम तक स्टोन टूल्स ही चलते थे। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको सेम चीज बोला कि सबसे पहले ह्यूमंस यहां देखने को मिले, तो कितने साल पहले देखने को मिले, 1.5 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है। ओके, नर्मदा वैली हैज यील्डेड सम ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन टूल्स। तो यहाँ पे नर्मदा वैली पे हमको सबसे पुराने स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं। ओके, बस 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 इतना ही जानना है। और फॉसिल्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे, सेम चीज है। यहाँ पे ह्यूमंस का जो अर्लीस्ट एविडेंस हमको देखने को मिलता है इंडिया में, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, नर्मदा रिवर पे। और कितना पुराना एविडेंस, ये भी याद रखिए, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। यही दो फैक्ट्स है, दो आपको नहीं भूलने हैं। ओके, सुलेमान है किरतार हिल्स के बारे में बात करते हैं कि इनके बारे में स्पेशल क्या, तो भैया इनके बारे में स्पेशल ये है कि यहाँ पे जो विलेजेस हैं, जो विलेजर्स हैं, वो सेटल हुए आज से लगभग 8000 साल पहले। और उन्होंने चीजें उगाई जैसे वीट और वार्ले उगाए। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सीप्स और गोट मतलब जानते हैं ना बकरी, और सीप मतलब होता है भेड़, इन जैसे जानवरों को भी पालना स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिकेटेड मतलब होता है पालना। ठीक है, जानते होंगे ना पालतू जानवर वगैरह। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। बाकी कोशिश तो यही करता हूँ कि आपको सारी सही चीजें बताऊं। वाई इंपॉर्टेंट दिस मदर ट्रांजिशन फूड, देखो अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी तक कुछ साल पहले तक आप लोग चीजों का शिकार कर रहे थे। अब आप शिकार नहीं कर रहे, अब आपने बकरी पाल ली है, अब आप उसका दूध पियोगे, अब आप उसके बूल से अपने आप को प्रोटेक्ट रखोगे, और अगर आपको खाने को मन करेगा तो आप बकरी का मीट भी खा लोगे। बट अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप चीजों का मतलब क्या कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे। बट अब आप हंटिंग नहीं कर रहे, अब आपने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया, और अब आपने खेती भी स्टार्ट कर दी, वीट और वार्ले की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सुलेमान और किरतार इसके बारे में स्पेशल क्या है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे 8000 साल पहले विलेजर्स आके सेटल्ड हुए और उन्होंने वीट और वार्ले की खेती करी। और उन्होंने सेम चीज, एक चीज और करी, जिसको क्या बोलते हैं, सीप और गोट्स। सीप और गोट्स मतलब इनको भी क्या किया, पाला है। बस इतना ही तुमको जानना है। विंध्यास के बारे में अगर कोई पूछे, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो अर्ली सेटलमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पे कल्चर आके लोगों के बनने लगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फूड आपको याद रखना है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि ये लोगों ने राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। बस बस आपको यही याद रखना है। और राइस उस टाइम का स्टेपल फूड बन गया था। स्टेपल फूड मतलब मेन इंपॉर्टेंट फूड, सबसे ज्यादा लोग यही खा रहे थे। ठीक है। ओके, और इसका कारण क्या था कि यहाँ पे राइस होगा, द फर्टाइल ब्लैक सॉइल दैट रिवर सपोर्टेड एग्रीकल्चर। ओके, रिवर्स थी और जो ब्लैक सॉइल थी उन्होंने एग्रीकल्चर को यहाँ पे सपोर्ट किया और एग्रीकल्चर को होने दिया। ठीक है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आज से लगभग 4700 साल पहले यहाँ पे लोग आके बसे। सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, और इस पर हम लोग एक डीप लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं, तो उसको जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट प्लान सिटीज बनाई, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सारी चीजें हम लोग को क्लियर है पहले से। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि मतलब सेम ही नेम है, यहाँ पे हमको टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सीज और ट्रेड नेटवर्क देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत बहुत उस टाइम के हिसाब से एडवांस हो जाता है। ठीक है। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इनके बारे में स्पेशल क्या है, ये भी जान लीजिए। यहाँ पे न्यू सिटीज डेवलप होने लगी थी, कल्टिवेटेड फर्टाइल लैंड्स। ये देखो भाई, यहाँ की जो जमीन थी सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन थी, तो लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आके बसने लगे। तो हम लोग को बस ये याद करना है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे ज्यादा से ज्यादा लोग आके बसने लगे, और ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन बन गया। और आज से लगभग 2500 बीसी, अच्छा ये बताओ 2500 बीसी लगभग आज से कितने साल पुराने, आपको ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे मगध का इमरजेंस होता है, मतलब मगध यहाँ पे देखने को मिलता है। मगध आप पता है वैसे आपको क्या है, पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिए। The Ganga Plains became the political, cultural and religious heart of India. Magad in Bihar was a powerful empire. तो मगध यहाँ पे एक पावरफुल एम्पायर की तरह राइज किया। ठीक है, गंगा के आसपास। ओके, ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, आयरन ओर अवेलेबिलिटी एंड रिवर ट्रेड रूट्स। बस ठीक है, सब सारी चीजें ठीक होती तभी तो होगा। फर्टाइल सॉइल देखने को मिल गई, रिवर अच्छी देखने को मिलती, और आयरन ओर भी हमको यहाँ देखने को मिलता। तो उन्होंने फिर हथियार वगैरह बनाया, सारी चीजें उनके पक्ष में रही, तभी वो वहां पे जाके एक मगध, एक बड़ा किंगडम जाके इमर्ज हुआ।
ओके। अब हम लोग गारो हिल्स की बात कर लेते हैं। तो गारो हिल्स कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ऑक्यूपेशन यहाँ के लोग क्या किया करते थे? अर्ली एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके। प्लेस शिफ्टिंग देखो देखो, तो ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेचर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे, और जिसको हम लोग झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। झूम कल्टीवेशन कहाँ बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और इसका मतलब है चबाया और थूक दिया कि पहले आपने जमीन की पूरी, मतलब पहले आपने यहाँ पे जमीन में उगाई चीजें, जमीन थोड़ी खराब हुई आपने फिर उगाई, फिर जमीन और खराब हुई फिर आपने फिर उगाई, जब जमीन पूरी खराब हो गई तो आप कहीं और चले गए। तो वही मतलब है कि मेरा यूज किया, मुझे चबाया और थूक दिया। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। बाकी ज्यादा डीप में हम चीजों को भी कवर नहीं कर रहे हैं, मतलब कोशिश तो है, बट जब ये टॉपिक आएगा ना झूम कल्टीवेशन वाला, तब आपको पता चलेगा डीप में कैसे कवर करते हैं चीजों को। इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस शोज द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफस्टाइल, कि लोग कैसे कैसे चेंज कर रहे थे, अलग अलग तरीकों से रह रहे थे। नॉट ओनली सेटल्ड फार्मिंग बट ऑल्सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज द पार्ट ऑफ अर्ली इंडिया। कि देखो फार्मिंग अकेली तो हो रही थी, वो तो ठीक है, बट उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर रहे थे। और ये हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम के लोग शिफ्टिंग कल्टीवेचर कर रहे थे। सर मतलब कल्टीवेशन नहीं, कल्टीवेशन मैं कहना चाह रहा हूँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक, उनको इतना मतलब दिमाग था। और हमारे अंदर छोड़ो। वाई दिस रीजन्स आर इंपॉर्टेंट, तो देखो अब जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। नर्मदा वैली में ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ मिलते हैं प्लस स्टोन टूल्स, और ये इनका लोकेशन देखिए सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में कहाँ पे? एमपी और गुजरात के पास नर्मदा वैली देखने को मिलेगी। सुलेमान और किरथार हिल्स हमको कहाँ देखने को मिलेंगे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे, जो कि आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, जिसको हम लोग, जो कि बलूचिस्तान और सिंध में है। क्या? सुलेमान और किरथार हिल्स। क्या इंपॉर्टेंट है? याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, याद नहीं रखेंगे तो इंपॉर्टेंट तो भाई कुछ नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट वही है जिसको आप नहीं पढ़ेंगे वही पेपर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वीट वार्ले और एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। मैं इसको ज्यादा दोबारा नहीं पढ़ता हूँ, एज वी हैव कवर्ड इट ऑलरेडी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू विंध्यास। लोकेशन अकेला देख लेते हैं। विंध्यास की लोकेशन है सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में कहाँ? मध्य प्रदेश के पास। इंडस वैली की लोकेशन देख लेते हैं। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो कि पाकिस्तान के आसपास है। गंगा प्लेन्स की लोकेशन आपको पता ही होगी, नॉर्थन इंडिया में, यूपी बिहार बंगाल के आसपास। गारो हिल्स की लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मेघालय के पास। ओके, जरा ये बताइए गारो हिल्स के बारे में स्पेशल क्या था? अच्छा, अगर आपको ये भी पता है तो आप ये भी बता दीजिए कि जो गंगा प्लेन्स है उनके बारे में स्पेशल क्या था? सुनने में आया था कि यहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, और अगर लैंड फर्टाइल थी तो लोगों ने आके यहाँ पे क्या किया? यार कमेंट करके बता दीजिए। मुझे ये भी सुनने में आया है कि अगर आप सीप्स और गोट्स हैं उनको बहुत जल्दी पाला गया, तो किस जगह पे पाला गया था, है ना? ये बता दीजिए। असल मतलब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी इंडिया में। लगभग कब स्टार्ट हुई थी ये बता दीजिए, किस जगह पे स्टार्ट हुई थी ये भी बता दीजिए। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है? मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, कमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो कमेंट करिए। ओके, आप कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट देखूंगा, और टाइम लिख दिया करिए कि आपने वीडियो के किस पार्ट को देख के आंसर किया है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेम ऑफ द लैंड इंडिया एंड भारत, कि इंडिया जिसका नाम भारत है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। बट चीजों को डिस्कस कर लेते तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंडिया का नाम इंडिया, हिंडोस और इंडोस के नाम से जाना जाता था, पर ये इसका रीजन क्या था वो भी चलो अब लोग, तो वो भी चलो हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, कि आज से लगभग 2500 साल पहले, ईरानियंस और ग्रीक्स यहाँ पे आते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए हुए थे, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट पे आते हैं। और वो बोलते हैं कि जो इंडस रिवर है उसके बारे में वो जानते थे, पहले से फैमिलियर थे कि यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम इंडस है। वो लोग उसको इंडस बोलते थे, ठीक है? हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं। दे कॉल्ड द रिवर हिंडोस। ईरानियंस ने नदी को क्या बोला? हिंडोस बोला। और ग्रीक्स ने इस नदी को क्या बोला? इंडोस बोला। तो अब इन्होंने इंडोस 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 करके अपना दिमाग लगा लिया, बाद में जाके इस रिवर का नाम इंडस पड़ा। बट सुनो, द लैंड लाइंग ऑन द ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। अब इनका नाम ग्रीक्स ने इंडोस रख दिया नदी का नाम, तो उन्होंने बोला कि इंडोस के उस तरफ जितना भी पार्ट है, जैसे ये है नदी, और नदी को उस तरफ जितना भी पार्ट है वो पूरा इंडिया है, ठीक है? और यहीं से इंडिया को इंडिया नेम मिलता है। ओके, ठीक है? Thus, the name India comes from a foreign perspective based on river Indus. Indus river पे based foreign perspective की वजह से इंडिया को इंडिया नेम मिलता है। भारत सर हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत बेसिकली हमको एक संस्कृत कंपोजिशन में देखने को मिलता है, ऋग्वेदा में, जो कि आज से लगभग 3500 साल 3500 साल पहले देखने को मिला था बस। और ये जो भारत है बेसिकली एक ट्राइब के लिए नाम लिया जाता है, जैसे कोई ट्राइब होती है ना, तो उस ट्राइब को हमने बोल दिया ये ट्राइब है, ये ट्राइब है, तो ऐसी एक ट्राइब थी, उसका नाम था भारत। और उसी से लोग बोलने लगे भारत ट्राइब है, भारत ट्राइब है। फिर ऐसा हुआ कि हम पूरे देश को ही भारत बोलने लगे। ओके,
जो कि जो ट्राइब कहाँ रहती थी, नॉर्थ वेस्ट में रहती थी। ओके, और ये हमको ऋग्वेद में मेंशन मिलता है देखने को। ओवर टाइम दिस नेम केम टू रिप्रेजेंट द होल सब कॉन्टिनेंट, और समय के साथ ये जो नेम था पूरे सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने लगा। द टर्म भारतवर्ष appears later in the text like महाभारत एंड द पुराण। जो भारतवर्ष, हमने जो नाम आपको यहाँ भारतवर्ष में बोल रहा हूँ, ये आपको बाद में जाके महाभारत और पुराण जैसे टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है। Even today, the Indian Constitution, Article 1 begins with India, that is भारत, shall be a union of state, जो कि हमारे आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है, उसी की बात करें। क्लैरिटी एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया अ नेम गिवन बाय आउटसाइडर, देखो ये बस वो है कि आउटसाइडर ने नेम दिया था, ईरानियंस और ग्रीक ने, इंडस नदी की वजह से। और भारत जो है वो हमको नेम पहले से देखने को मिलता है, जो कि वैदिक ट्रेडिशंस में हमको देखने को मिलता है, जिसको एक ट्राइब को बेसिकली बोलते थे, और बाद में जाके ये पूरे इंडिया को बोलने लगे। ओके, बोथ नेम्स आर इक्वली एंशिएंट, दोनों नेम पुराने हैं लगभग, बट वन इज एक्सटर्नल, एक बाहर से दिया गया है और एक हमारे अंदर से दिया गया है, बस दोनों नेम है इंडिया के। कोई अगर ये बोले कि इंडिया बाहर के लोगों ने दिया तो इंडिया नेम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं भाई, इंडिया भी इंडिया का नेम है, भारत भी भारत का नेम है, हिंदुस्तान भी भारत का ही नेम है। इसके अलावा भी भारत के कुछ नेम थे, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो ये थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, चलो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। इंडिया वही है वही है वही है, ठीक है, कुछ था नहीं। ओके, सेम चीज़ है तो क्यों दोबारा पढ़ना। वॉट चेंज व्हेन पीपल बिगिन मूविंग अक्रॉस द वॉट चेंज्ड, ओके, क्या चेंजेस हुए जब लोगों ने बोला कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको तो यहाँ रहना है, हमको यहाँ जाना है। लोग पहली बात तो इधर से उधर गए क्यों, उनके हम रीजंस बाद में जानेंगे। पहली बात, जब लोग गए तो हुआ क्या, सुनो। सबसे पहले जब लोगों ने मूवमेंट, देखो पहले लोग क्या करते थे, वाई लिखना चाहिए था वैसे यहाँ पे, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। तो लोग पहले मूवमेंट्स किया करते थे कि इधर से उधर जाया करते थे। किसकी वजह से लोग जाया करते थे? कि उनको फूड अच्छा मिले, वाटर अच्छे से देखने को मिले, फर्टाइल लैंड मिले, ट्रेड मिले, कॉन्फ्लिक्ट और क्यूरियोसिटी। लोगों की क्यूरियोसिटी थी कि भाई हम देखेंगे उस साइड क्या है, हम देखेंगे क्या वहाँ पे अच्छा पानी है, क्या वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, और क्या हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यार हमारी तो यहाँ लड़ाई होगी तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, अब हम कहीं और जाएंगे। तो ये सारे रीजन थे जहाँ से लोग मूवमेंट करना स्टार्ट करते थे कि अब हमको इस एरिया में नहीं रहना, बल्कि हमको कहीं और जाना है, इस एरिया से इस एरिया में जाना है। ओके, जर्नीज वर नॉट इजी। जर्नीज जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी पुराने टाइम पे जो लोग स्कूल जाते थे, आपके पापा ने आपके दादाजी के टाइम पे, कि नदियाँ क्रॉस कर ली, पहाड़ नाप लिए, कई समुंदर कूद आए, कई वादियाँ छोड़ दी, कई डेजर्ट मतलब रेगिस्तान छोड़ दिए, तो बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये उन्हीं के टाइम की बातें हैं, आप क्लियर कर पा रहे होंगे। जब लोग मूव करते थे उधर से उधर तो उनको ये सारी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें भी क्रॉस करनी पड़ती थी, जो कि आसान तो नहीं होता होगा आपके अकॉर्डिंग, है ना। Those who moved became physically and mentally strong, adapting a new environment। और जो इधर से उधर चले गए, बोलो भाई फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग तो हो ही जाएंगे जब आप ऐसी हार्ड वेदर कंडीशन में, मतलब इतनी कठोर वेदर को क्या बोलते हैं, मौसम, ऐसे कठोर मौसम में जब आप इधर से उधर मूव करेंगे तो आप मेंटली और फिजिकली तो स्ट्रांग हो ही जाएंगे। तो वही यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है इस चीज़ का। कल्चर इंटरमिंगलिंग मतलब ये है कि आप किसी अपने पंजाबी दोस्त के साथ रहने लगो और पंजाबी दोस्त कोई नॉर्थ ईस्ट इंडियन के साथ रहने लगे, तो नॉर्थ ईस्ट इंडियन और एक पंजाबी इंडियन और एक नॉर्थ और एक साउथ वाले बंदे अगर सारे आपस में रहने लगेंगे तो सब एक दूसरे की बोली बोलने लगेंगे, ठीक है, सब एक दूसरे की तरह बातें करने लगेंगे, बोलने लगेंगे। उसी को बोलते हैं इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स, कि उन्होंने उनके कल्चर्स, लैंग्वेज, कस्टम और ट्रेडिशन को मिक्स कर दिया। ओके, बाद में जाके यहीं से बेसिकली समझ लीजिए कि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाला देश बना। ओके, और ये इंडिया के कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। न्यू स्किल्स एंड आर्ट, स्टोन कार्विंग इंसानों ने सीखी, म्यूजिक और डांस सीखा, कुकिंग सीखी। क्या इसको भी डिस्कस करना है? बिल्कुल नहीं करना है। स्टोन कार्विंग वगैरह आपको बता देते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज शेयर्ड अ टेक्निक, टेम्पल एंड स्कल्पचर आर डेवलप्ड इन यूनिक स्टाइल्स। कई लोग थे जो बोलते थे कि भैया देखो हमने अपने यहाँ का जो मंदिर बनाया है उसमें हमने ये वाली डिजाइन बनाई है, वो बोले नहीं 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 हमने आपसे बेटर डिजाइन बनाई है। तो लोग इनको देखने के लिए इधर से उधर जाया करते थे और सीखा करते थे, ठीक है। तो वही है, न्यू स्किल्स और आर्ट हमको देखने को मिलती है। फूड वैरायटी के लिए लोग जाते थे कि जब इधर से उधर गए तो उनको न्यू फूड वैरायटीज देखने को मिले, न्यू क्रॉप्स देखने को मिले, कुकिंग स्टाइल देखने को मिले। लाइक आपको पता होगा, लाइक जिस आलू को हम दिन भर सुबह शाम दिन रात यूज करते हैं, वो आलू किधर से इंडिया में आया, जरा कमेंट करके बता दीजिए। और कर ही दिया करिए अगर आपको चीजें पता है तो, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल, राइस कल्टीवेशन स्पेंड फ्रॉम द विंध्यास। जो राइस कल्टीवेशन है विंध्यास से स्टार्ट हुई है। विंध्यास से कैसे स्टार्ट हो गई? अभी तो आपने कुछ और बताया था। नहीं नहीं सर, विंध्यास ही था। अच्छा, तो कितने साल पुराना था, जरा ये भी बता दो कमेंट करके अगर आपको याद है तो। और लगे हाथ जरा ये भी बता दो कि गारो हिल्स की लोकेशन क्या है।
ओके, दिस क्रिएटेड रीजनल कुजीन्स। कुजीन्स जानते हो ना? कुजीन जानते हो? नहीं जानते हो? चलो ठीक है, जान जाना, सर्च कर लेना। मुझे वैसे आइडिया नहीं, कुजीन मतलब डिशेस होती है ना, कि ये कुजीन बहुत अच्छी है, टेस्टी है, इसको ट्राई करिएगा, ऐसा कुछ। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, लोगों को नॉलेज के बारे में पता चला, लोगों ने घर बनाने सीखे, टूल्स के बारे में सीखे, फार्मिंग टेक्निक सीखी और क्राफ्ट हर जगह स्प्रेड हुआ जब लोग इधर से उधर गए। पीपल लर्न फ्रॉम ईच अदर इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी एंड लिवलीहुड मेथड्स। तो जब लोग इधर से उधर गए तो भाई उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और उनकी रहन सहन का तरीका भी इंप्रूव हुआ। रीजन फॉर द चेंजेस, इनके चेंजेस कहते हैं इंटरेक्शन, जब लोग एक दूसरे से मिले। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मतलब होता है जब लोगों ने चीज़ों को अडेप्ट किया कि भाई अब हम आपकी तरह रहेंगे, ये चीज़ें करेंगे, वो मतलब लोगों से सीखे कंडीशंस के बारे में। एसिमिलेशन मतलब होता है कि कल्चर रिप्लेस नहीं हुए बट मिक्स हो गए। ये नहीं है कि आप साउथ और नॉर्थ का बंदा साथ में मिल गया, तो ये नहीं कि जो साउथ वाला है वो नॉर्थन बोलने लगा, नॉर्थन वाला साउथ बोलने लगा, थोड़ा थोड़ा बोलने लगेगा ना, मिक्स हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। हमको हिंदी आती है, मतलब ऐसा मेरे कुछ साउथ के फ्रेंड हैं तो वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कभी कभी, वैसे उन लोग को हिंदी आती है, हाँ, अपन लोग को लेकिन तमिल नहीं आती है, ठीक है। Continuity. This mixing over thousands of years gave India and the unity in diversity. This mixing over thousands of years gave India its unity and diversity. एक बार और पढ़ के दिमाग खराब कर दें चलो नहीं कर रहे। तो जब ये लगातार काफी सालों तक होता रहा हजारों सालों तक, तो इसी वजह से ये जो डाइवर्सिटी है हमको इंडिया पे देखने को मिल गई। चलो ये भी पढ़ लो, मूवमेंट हुए लोगों के तो स्ट्रॉन्गर बॉडीज बनी, मिक्स्ड। चलो नहीं पढ़ना है, वही चीजें तो है जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। अच्छा, लोग क्यों मूव करते थे, जरा कमेंट करके बताओ 4 रीजन। हमने तो आपको ज्यादा बताया, आप 4 ही बता दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। सर ये सामने लिखे हैं, चलो इनको पढ़ लो। लिवलीहुड के लिए लोग इधर उधर गए, ठीक है। नेचुरल क्लैमिटीज, मान लो कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी बीमारियां फैल गई, तो भी लोग इधर से उधर जाते थे। लोग क्यों मूव हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ। लड़ाई हो गई किसी से, कोई राजा आके हड़प लिया तो लोग चले जाते थे। ट्रेड और मर्चेंट्स, आदमी को लगा कि यार हमको ट्रेड भी तो करना है, हमको वहाँ पे अच्छे से चीज़ों को इधर से उधर भी तो करना है, बिजनेस वगैरह। रिलीजियस टीचर, लोगों ने बोला हमें धर्म फैलाना है, हमें अपने धर्म की शिक्षा पूरी दुनिया में देनी, तो वो भी इधर से उधर जाने लगे कि आज हम निकले और कम से कम 5 लोगों को बताया है अपने धर्म के बारे में। क्रियोसिटी, इंसान के अंदर का एक कीड़ा, ठीक है, ये चीज़ बस क्लियर हो गई सारी चीज़ें। हम लोग बात करते हैं नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। जो नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया है, एक है हिमालय, एक है वे ऑफ बंगाल, एक है अरेबियन सी, एक है इंडियन ओशियन। चलो इसको खत्म करते हैं। नहीं यार, क्लास 6 है तो क्या हुआ, हम चीज़ों को तो डीप में पढ़ेंगे ना। एक्टेड एक्टेड एज नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स एंड इन्वेजन्स थ्रू सम पासेस लाइक काइवर, वोलन, नाथुला अलाउड एंट्री। देखो सीधी बात है, जब हिमालय से यहाँ पे रहे तो आपको ये कोल्ड विंड से बचाते हैं, जो कि रसिया से और उसके साइड मंगोलिया साइड से आती है। अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया में बेसिकली बर्फ बर्फ होती। अब आपको देख के एक्साइटमेंट लग रहा होगा सर कितना अच्छा होता, तो ऐसा अच्छा नहीं होता भाई। हिमालय बीच में होना ही इंडिया को बेसिकली एक प्रोटेक्शन दे देता है वहां से। और वहां के जब वो रहा ना हिमालय, तो मंगोल्स भी सीधा नहीं आ पाए यहाँ पे। तो ये समझो कि उन्होंने जो हिमालय उसने इन्वेजन भी रोके और साथ में ठंडी हवाओं को भी यहाँ पे नहीं आने दिया। बट कुछ पासेस है जब आप यहाँ से उधर हो सकते हो, लाइक खाइबर पास, बोलन पास और नाथुला पास से आपकी एंट्री अलाउ है कि आप इधर से उधर जा सकते हो। ओके। इन्फ्लुएंस्ड क्लाइमेट को इसने इन्फ्लुएंस किया। ब्लॉक्ड कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स अलॉटिंग फर्टाइल प्लेन्स इन नॉर्थ इंडिया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ठीक से कि यहाँ पे कोल्ड एशियन विंड्स नहीं आ पाई, वहाँ पे बड़ी बड़ी जो हवाएं बह रही थी इंडिया में नहीं आ पाई। और अगर इंडिया में नहीं आएंगी तो जो वाला नॉर्थ वाला एरिया है जो कि हिमालय के जस्ट नीचे है, तो वो हमको एकदम फर्टाइल देखने को मिलता है। और यहीं पे हमको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। वो नॉर्थ प्लेन ही तो है, नॉर्थ प्लेन ही तो है वो, ठीक है। और यहाँ पे हमको सोर्स देखने को मिलता है 3 मेजर हिमालयन रिवर का, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हम इन तीनों को डीप में डिस्कस कर चुके हैं, बट इनका जो भी मैं एक रिन्यू लेक्चर भी बनाऊंगा दोबारा से, इनको और डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिमिटेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और क्या लिखा है, लिमिटेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया बट अलाउड कंट्रोल कल्चर एक्सचेंज विया पासेस। चलो ठीक है, कंट्रोल लिमिटेड है बट यहाँ पे पासेस से एक्सचेंज वगैरह चीजें होती रहती है, बस कल्चर इधर से उधर होता रहा। बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है, जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। सुनने में आया है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, और अगर सही बोल रहा हूँ तो ये बता दीजिए दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। कमेंट करके बता ही दीजिए, ठीक है, टाइम पास मत करिएगा। तो प्रोवाइडेड अ वाटर फ्रंटियर दैट लिमिटेड इन्वेजन्स फ्रॉम द ईस्ट। ये एक वाटर फ्रंटियर की वजह से कि ईस्ट से कोई ना आ पाए। बेसिकली आप देखेंगे तो वहाँ पे हमको ओशियन देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी के बाद इंडियन ओशियन, तो वहाँ से कौन ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमको बेसिकली प्रोटेक्शन मिला, ये समझ लीजिए।
इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, और ये बाद में जाके एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट मिलता है जो कि साउथ ईस्ट एशिया से हम लोग ट्रेड वगैरह करते हैं, लाइक इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों से। एंशियंट किंगडम्स लाइक द चोला एम्पायर यूज्ड दिस सी फॉर नेवल एक्सपेडिशन, मतलब जल, मतलब समझ जाओ ना, जो चोला एम्पायर था उसने इस मतलब बे ऑफ बंगाल का यूज किया ताकि वो अपना नेवल एक्सपेडिशन बढ़ा पाए, मतलब क्या बोलते हैं, समुद्र में थोड़ा अपना दबदबा कायम कर पाए, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। मतलब वही है, बाकी आप लोग समझ पा रहे होंगे, चीजें सामने लिखी हुई है। अरेबियन सी सेम वही है, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना है तो चलो यही जान लो। इंडिया को वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करते हैं। कुछ यहाँ पे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, लोथल जो कि इंडस वैली है, भरूच और सोपरा, ये तो भाई सही बताऊं पहली बार सुन रहा हूँ, बट अब हमको ये याद करना और हमको ये नहीं बोलना है, ठीक है, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर, रिलीजन एंड गुड्स अब्रॉड, और ये बेसिकली हेल्प किया कि इंडियन कल्चर, रिलीजन और गुड्स आगे जाके दूसरी कंट्रीज में फैल पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्या होता था, ट्रेड होता था। इंडियन ओशियन इन द साउथ, ये भी बताएं, चलो ये भी बता देते हैं। सराउंडेड द पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है, जो पार्ट, जो भी लैंड बॉडी या फिर आईलैंड तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। और एक होता है आर्कियोपेली, ऐसा कुछ करके नेम होता है, तो वो किसके लिए यूज होता है ये भी बता दीजिए। और अगर थोड़ा कुछ अजीब सा पूछ लो तो बुरा मत मानिएगा, जो दो साइड से लैंड पानी से कवर होती है उसको क्या बोलते हैं ये बता दीजिएगा, थोड़ा दिक्कत होगी आपको इस बारे में, पता है, पक्का होगी, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। इनेबल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुए रोम, इजिप्ट, अरेबिया, अरे चलो 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 ठीक है, वही है, मतलब कि चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया से, अरेबिया, इजिप्ट और रोम से इनको को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड देखने को मिले। इंडिया बिकेम नोन एज इंडियन ओशियन सिविलाइजेशन सेंटर, ओ भाई इंडिया का नाम हो गया, ठीक है। इंडिया बिकेम नोन एज, इंडिया बाद में जाके जाना जाने लगा इंडियन ओशियन सिविलाइजेशन सेंटर के नाम से। इन्फ्लुएंसिंग द एंटायर रीजन, पूरे रीजन को इन्फ्लुएंस करता रहा, ठीक है। बाकी ये चीजें आप समरी यहाँ पे देख सकते हैं। सोर्सेस क्या थे जो हमको सारी चीजें पता चली उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मनुस्क्रिप्ट, जो कि हाथों से लिखी गई, मनु मतलब हैंड होता है, स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग होता है, तो हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। कहाँ पे लिखी जाती थी, पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, बार्क्स ऑफ ट्री पे लिखी जाती है। और ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, भोजपत्र ट्री इन कश्मीर, भैया ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया है ना कभी आएगा। आप याद कर लोगे तो आप पागल तो हो नहीं जाओगे कि लैंग्वेजेस याद कर लीजिएगा, संस्कृत, प्राकृत, पाली और तमिल। वैसे मैं ये सोच रहा था कि इस एक एक लैंग्वेज के बारे में बताया जाए आपको कि ये लैंग्वेज कहाँ से आई, बट फिर मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही डीप हो जाएगा, इतना हम लोग को जानने की नीड नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना वैदिक एज तब जानेंगे, ओके। व्हाट दे कंटेंट, ये क्या कंटेंट करते थे, रिलीजियस टेक्स्ट, लाइफ्स ऑफ के मतलब लोग कैसे रहते थे, डायनेस्टीज कैसे रहती थी, नॉलेज ऑफ मेडिसिन के मतलब पैरासीटामोल के बारे में लिखा हुआ है, साइंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। लिमिटेशन क्या थी, मैंने देखो लिमिटेशन ये थी कि भाई कागज की आपने पत्तियों पे लिख दिया, जल गई भाई, क्या कर लोगे, सड़ गई रहने के साथ, कीड़े खा गए, क्या कर लोगे, वही सारी चीजें हुई, ओके। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, शिलालेख इंपॉर्टेंट है भाई, अशोका जी ने ये बहुत करा है ना। द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अशोका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशोका ने क्या किया था ऐसा, बताइए क्या स्पेशल किया था, जल्दी से बताइए कमेंट करके, कम से कम 3 पॉइंट। ओके, हार्ड सर्फेसेस पर आप इंग्रेव कर देते हैं, मतलब ठटा 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 ठटा। इंडिया में एक टाइम पे चला था सिलकटा, सिलटका है ना, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। रिकॉर्ड ऑर्डर्स ऑफ किंग, ये किंग ने क्या ऑर्डर दिए वो सारी चीजें बताते थे कि देखो हमारे राजा ने एक बार में, हम 4 सैनिक थे और हमने 4000 लोग को हरा दिया, ये सारी चीजें। डोनेशंस टेंपल में दी, वो सारी चीजें लिखा करते थे, लोगों को बताते थे कि भैया देखो ये नया रूल आया है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, और ये सारा वो इंस्क्राइब करते थे, ठीक है, समझ गए। फेमस एग्जाम्पल की बात करें तो अशोकास खानदर इंस्क्रिप्शन, जो कि अफगानिस्तान में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बबुआ, इसको हम लोग नहीं भूलेंगे, और अगर हम लोग भूल गए तो हम लोग को पाप पड़ेगा, तो इसको मत भूलेगा कि अशोका की जो खानदर स्क्रिप्ट है उसको हमें याद रखना है, जो कि कहाँ पे, अफगानिस्तान में है। उसके बाद रिटन इन ग्रीक एंड अरेबिक है, अरमाइक ही होगा ये, तो ग्रीक और अरमाइक में जो लिखी है, जो कि अशोका की खानदर स्क्रिप्ट है अफगानिस्तान में, बस ये वैसे याद मत करो, इतना ही याद कर लो, ओके। अदर अशोकन एडिट्स फाउंड इन प्राकृत, ब्राह्मी, तो देखो प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी अशोका की दूसरे जो एडिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं।
मतलब बेसिकली अशोका की काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन थे, उन्हीं के बारे में हमने दो के बारे में यहाँ पे नीचे जिक्र किया है। आर्कियोलॉजी क्या होती है, कितनी बार समझाएं आपको कि बोन्स देखने को मिली, टूल्स, वेपन्स, पोट्री, कॉइन्स, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। जब हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं उन चीज़ों से बची हुई हैं। लाइक आप किसी के घर में घुसे, आपको वहाँ पे मैगी का फटा पैकेट दिख गया, आप इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पे मैगी बनी होगी, बस। तो वो हमको नहीं जानना, ठीक है। समरी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ये शायद लास्ट टॉपिक है, इसको कवर कर लेते तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कि हमको पास्ट से सीखना चाहिए, अच्छी बात है कि जो हमने भैया गलती पहले की थी वो हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। पर आप तो दिल टूटे आशिक हैं, सेम गलतियां दोबारा करते रहते, तो इस गलती को मत करो। इंस्टाग्राम को आज ही डिलीट करो और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। और 365 डेज में भी आ जाओ। टीचर्स टीचर्स अस अबाउट द अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि लोगों ने कैसे अपने अचीवमेंट्स को, अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए और प्रोग्रेस कैसे हुई ह्यूमैनिटी की, कि पहले लोग जो हुआ या करते थे, आज वो आजकल मतलब वी मिस यू क्या क्या बोलने लगे हैं आज टाइम के बोलो, तो उसको ज़रा समझिए। कल्चर हेरिटेज की बात करिए तो प्रिजर्व ट्रेडिशन, कस्टम्स, आर्ट एंड लिटरेचर, तो बताते हैं कि उस टाइम पे ट्रेडिशन क्या थे, कल्चर्स क्या थे, कस्टम्स क्या थे, उनको भी ये बचा के रखते हैं। कल्चर हेरिटेज के लिए भी यूज़ होती है हिस्ट्री। सोसाइटीज़ कैसे चेंज हुई टाइम के साथ, ये भी हम लोग को पता चलता है। लाइक हंटर गैदरर से फार्मर बने, वहाँ से फिर सिटीज़ डेवलप हुई, फिर किंगडम्स डेवलप हुए, और लोगों ने क्या करा, कास्ट, क्लास, जेंडर रोल्स और इकोनॉमी में लोगों को बांट दिया, ठीक है। सोसाइटल चेंजेस की हम लोग बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन्स की बात करें तो ये भी हमको हिस्ट्री से देखने को मिलता है कि कौन सा किंगडम क्यों गिर गया, तो हमको रीजन पता चल जाएंगे कि इन्होंने ऐसा करा था कि इन्होंने अपने छोटे भाई को सब बता दिया, तो छोटे भाई ने जाके वहां बता दिया और इनका पूरा साम्राज्य गिर गया। तो अगली बार से छोटे भाई को कुछ नहीं बताना, ये हमको हिस्ट्री से सीखने को मिल गया, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली ऑन योरसेल्फ। इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट, के एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट्स का टाइम के साथ कैसे डेवलपमेंट हुआ। इंडिया के हिस्टोरिक ग्लोबल ट्रेड के कनेक्शंस के बारे में भी हमको बताता है। इंस्पिरेशन एंड नेशनलिज्म मोटिवेट्स थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस, इनकरेज यूनिटी, पैट्रियटिज्म एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेशनलिज्म की फीलिंग बताता है, अपने देश के प्यार की चीज़ें बताता है, फीलिंग्स बताता है। इंस्पिरेशन देता है, नेशनलिज्म की जो भावना है वो हमारे जीवन में, वो हमारे दिल में तैयार रखता है, ठीक है। हिस्ट्री, ओके। कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये आप देख पढ़ पा रहे होंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया हैज बीन फाउंड इन, भैया हमको पता है, घर से करके आना, हम नहीं पूछेंगे, हमको पता है कि आपको पता है। चलो अच्छा ये बता दो, सुलेमान किरतार हिल्स आर इंपॉर्टेंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, रीजन बताइए। दे प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ली कल्टीवेशन अलॉन्ग विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कौन सा सही है कौन सा गलत है जरा कमेंट करके बता दीजिएगा। ये जरा टाइम पे जरा, जब भी ये वीडियो देखो, जिस दिन भी ये वीडियो देखो, जरा कमेंट ही कर देना, इसका आंसर ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नर्मदा वैली इन द स्टडी ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन इंडिया। भैया ये तो हमने बताया ही नहीं, ठीक से देखोगे तो हमने बताया ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन रॉयल ऑर्डर्स इनग्रेव्ड ऑन। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, सेकंड्स में आप लोग का आंसर आ गया होगा, तो बता दीजिए अब आ गया है तो। ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन वाला है, ये भी आपको कमेंट करके जाना है। भैया हम कैसे कमेंट करेंगे, अरे अपने फ़ोन में टाइप कर लेना, उठा के कॉपी पेस्ट कर देना। जब चैट जीपीटी से अगर पूछा तो गंदी गंदी वाली कसम दे दूंगा, सीधी बात है, समझो इस बात को। डिस्कस हाउ नेचुरल फ्रंटियर्स लाइक हिमालयास, अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल शेप्ड इंडियाज एंशिएंट हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एंड ट्रेड। बस और कुछ आपको बताएंगे नहीं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। अरे इतने जल्दी थोड़ी बोलेंगे, अब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल अत्याचार करेंगे आपके ऊपर। चलो करते हैं। तो ये हैं आप, और आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, ठीक है। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो हम एनसीईआरटी आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आपको हर वीडियो पे कम से कम 2000 व्यूज़ लाने पड़ेंगे, तभी मैं अगला लेक्चर अपलोड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। सीधी बात है, नहीं करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने क्लास 6 के भाई बहनों को दिखाओ, ताकि उनको चीज़ें डीप में समझ में आए। यूपीएससी वाले बंदों को दिखाओ, एसएससी वाले बंदों को दिखाओ, और हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। स्टिल मेरा थोड़ा सा छोटा सा ड्रीम है, इसको कंप्लीट कर दो 10,000 सब्सक्राइबर्स का, उम्मीद आप करा देंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी आपको सर्कुलेट में कर दूंगा। बाकी इफ़ आप चाहते हैं कि सर ऐसे ही पूरा हिस्ट्री कवर करा दो, क्लास 6 का, फिर 7th का, फिर 8th का, फिर 9th का, फिर 10th का, तो मैं करा दूंगा। बट मेहनत लगती है, और मेहनत का फल अगर मुझे मिलेगा कि 2000 व्यूज़ हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आप लोग को मज़ा आ रहा है, तो पहली बात तो कमेंट में अपना प्यार दिखा दो कि भैया ये लेक्चर देख के मज़ा आ गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर हुई है, ये नहीं कि बोल दिया तो लिख दिया,
अगर हुई हैं और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है।